अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। मज़ाहिर पाकिस्तान एक सवाल कहा था करने को। डायरेक्ट लेबर में मसला होगा शरीफ है? हाँ, डायरेक्ट लेबर में उनमें भी मसला है। अच्छा, वाकई ना यार। अच्छा, मज़ाहिर पाकिस्तान सवाल किया किस किसने है ट्राई? माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक। चले मसले कर रहा हूँ डिस्कस, फिर आप लोगों को मसले हैं बहुत ज्यादा तो मैं करता हूँ डिस्कस। ईयर एंड का डाटा दिया हुआ है और 2011 का बजट बन रहा है। 2010 में क्या था, ये सारा टेबल 2010 का है। एक यूनिट के लिए 5 किलो मटेरियल लगता था, 60 रुपए किलो वाला। एक यूनिट के लिए 4 घंटे लेबर के 75 रुपए पर आवर वेज रेट, मशीन के 3 घंटे। वेरिएबल ओवरहेड था 15 रुपए पर मशीन आवर। फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने थे, इतने यूनिट्स बेचे थे, इतने यूनिट्स बनाए थे और इतने सेलिंग एडमिन खर्चे थे। ये 2010 है। 2011 में क्या होगा? 2011 में एक तो सेल प्राइस बताई 11 की, फिर इसके अलावा इतने यूनिट्स हम बेचेंगे। ये 2011 का प्लान है। मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है, ये बात रिक्वायरमेंट से पता चल रही है। रिकंसिलिएशन, इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। तो मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल है, बस है क्या कि डाटा एक्चुअल की बजाय बजटेड है। तो वही अलमशहूर वर्किंग प्रोडक्ट कॉस्ट की वर्किंग। जो पिछले साल मटेरियल था 5 किलो 60 रुपए किलो वाला, यानी एक यूनिट बनाने के लिए 5 किलो 60 रुपए वाला 300 रुपए का मटेरियल लगता था। अगले साल 11 में एक तो हम जो मटेरियल खरीदेंगे अब वो होगा महंगा। महंगा क्यों होगा? 2011 में मटेरियल 4% महंगा हो जाएगा, तो वो जो 60 रुपए किलो था वो 4% महंगा हो जाएगा। लेकिन हम एक कंसल्टेंट हायर करेंगे जो अच्छा चुन के मटेरियल हमें लेके देगा। अब जब वो अच्छा मटेरियल लेके देगा तो अगली लाइन का मतलब बताता हूं, लेकिन अगर अच्छी सब्जी लेंगे तो महंगी भी होगी। तो अगर हम कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं कि वो हमें अच्छा मटेरियल लेके दे, तो हमसे वो 2 रुपए पर किलो लेगा। तो ये भी तो मटेरियल की डायरेक्ट कॉस्ट है। खरीदेंगे और 2 रुपए साथ एक्स्ट्रा देंगे कंसल्टेंट को, तो वो जो हमें 60 रुपए का किलो मिलता था वो अब 2 रुपए और महंगा मिलेगा। अच्छा, ये महंगाई अलग है, ये 2 रुपए अलग है। तो 60 को 4% महंगा कर दिया और साथ 2 रुपए ऐड कर दिए। और वो जो पहले एक यूनिट के लिए 5 किलो लगा करते थे, क्योंकि ये अच्छा वाला मटेरियल होगा तो 5 किलो से 5% कम लगेगा। तो अब इतना किलो एक यूनिट पे लगेगा और 1 किलो इतने का मिलेगा। ये 305.9 ऐसे बना है जिन्होंने किया मटेरियल। ओके, लेबर समझाता हूं, पहले आसान बता देता हूं। वेरिएबल ओवरहेड 3 मशीन घंटे, 15 रुपए का 1 घंटा, 15 रुपए इंटू 3। इस दफा बस वो जो 45 था वो 5% महंगा हो जाएगा। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5%। फिक्स्ड ओवरहेड्स, पिछले साल फिक्स्ड ओवरहेड्स थे 6 मिलियन। एक तो ये महंगे होंगे, तो पिछले साल 6 मिलियन थे
उनको बजटेड पिछले साल की प्रोडक्शन से डिवाइड करके पर यूनिट बनाया। यहां पर एक एतराज कौम को होता है कि यूनिट से डिवाइड क्यों किया, आर से क्यों नहीं किया। चलें आर से कर लें, लेकिन आर से करके भी उसको करना तो फिर पर यूनिट ही होगा। तो अगर आप उसको आर से कर भी लेंगे तो उससे पर आर निकल आएगा, लेकिन इनटू मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो वो बनेगा पर यूनिट 333 ही। अगर किसी ने आर से करना होगा तो 6 मिलियन डिवाइडेड बाय 54,000 आवर्स, उसका आंसर निकलेगा 111। फिर उसको पर यूनिट बनाने के लिए 3 घंटों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये पिछले साल का है, एक तो अगले साल में इसने महंगा होना है, दूसरा एक कंसल्टेंट को 3 लाख रुपए देने। ये मिला के अब ये फिक्स्ड ओवरहेड 2011 के बन जाएंगे, ये 2011 की प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे तो फिक्स्ड OAR आ जाएगा, वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड। जिन्होंने किया है इन 3 में और सवाल। चलें लेबर समझाता हूं जी। क्या ये मटेरियल खरीदने का खर्चा नहीं है? कंसल्टेंट को 2 रुपए किस बात के दे रहे हैं? 2 रुपए पर किलो मटेरियल की दे रहे हैं ना, तो मटेरियल खरीदने का खर्चा है, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेबर समझाने लगा। पिछले साल एक यूनिट पे 4 घंटे लगा करते थे और एक आर 75 का था। ये अगले साल अगर कोई इंसेंटिव ना हो, कोई इंप्रूवमेंट ना हो, फिर भी वेज रेट तो महंगा होगा कि नहीं? The management has negotiated new agreement with labor union whereby wage would be increased by 10%। तो वेज रेट तो 2010 में जो 75 था, 2011 में ये 10% महंगा होके 2.5, ये वेज रेट 75 से 82.5 हो जाएगा। इनटू 4 क्या बना? 330। फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन प्लान्ड। पहले दूसरा बुलेट पॉइंट बताता हूं। ट्रेनिंग कंसल्टेंट हायर करेंगे जिससे वर्कर्स में काम करने की सलाहियत बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से ये होगा, और थोड़ा सा हमको लालच भी देंगे कि जितना वर्कर टाइम लगाता था उससे जल्दी यूनिट बना देगा। ऑन अकाउंट ऑफ द अबव मेजर्स, अबव मेजर्स क्या? एक तो उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे, दूसरा उनको बोनस का लालच देंगे। इससे खुश होके ऑन अकाउंट ऑफ द अबव मेजर्स इट इज एस्टिमेटेड कि लेबर टाइम 15% कम हो जाएगा। तो वो जो पहले 4 घंटे लगा करते थे, अब 4 घंटे की बजाय 85% लगेंगे। इसका 15% ले, 330 का ले लें बेशक, 330 का 15% कह रहा हूं, 49.5। ये कैलकुलेशन दोबारा देखें। अगर ये लोग मोटिवेट ना हो तो एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता था, अब भी कितना लगेगा? 4। ये 10% क्यों महंगा कर रहे हैं? मोटिवेट करने के लिए नहीं, अगले साल के नए रेट्स। तो अगर कोई मोटिवेशन इन्वॉल्व ना हो तो एक यूनिट पे लेबर कॉस्ट अब होनी चाहिए 330। लेकिन इनको मोटिवेट करने से और ट्रेन करने से फायदा यह होगा कि 15% टाइम बच जाएगा। अच्छा, टाइम बचेगा तो हमें क्या फायदा? हमारी कॉस्ट बचेगी। 330 का 15%, हमारी इतनी बचत होगी। इस बचत का 30% हम इंप्लॉय को इनाम दे देंगे। 30% ऑफ द सेविंग इन लेबर कॉस्ट। कितना बना इसका 30%? 14 पॉइंट, इतने रुपए हम उसको इनाम दे देंगे बोनस। और वैसे उसको पैसे देंगे कितने? कितने घंटे लगाएगा? 3 पॉइंट। तो एक यूनिट बनने में 3.4 आर लगेगा, एक आर 82.5 का। इतने पैसे देंगे प्लस इतना बोनस देंगे। इतने घंटे लगेंगे एक यूनिट के लिए, इतने रुपए का एक आर का वेज रेट है, और साथ उसको बोनस भी देंगे। तो एक यूनिट अब हमें इतने का कॉस्ट करेगा। ये 75 1.1 ये बनाया मैंने, 4 इंटू 0.85 ये बनाया मैंने, तो 3.4 आर इंटू 82.5 ये 4 घंटे की बजाय इतने लगेंगे, और पर आर वेज रेट इतना होगा, और ये वो बोनस है जो 1485 निकाला। हाँ जी, तो ये बन गई प्रोडक्ट कॉस्ट, और ये यूनिट्स का क्वांटिटी स्केड्यूल। यूनिट्स के बारे में सवाल में लिखा हुआ है, कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग क्लोजिंग स्टॉक एट 5% ऑफ सेल्स। लेकिन 2011 में ये पॉलिसी 10% पे चली जाएगी। तो 2010 में 10 की सेल्स का 5% क्लोजिंग स्टॉक था, लेकिन 11 में 11 की सेल्स का 10% क्लोजिंग स्टॉक होगा।
ये क्वांटिटी स्केड्यूल हो गया और सेलिंग एक्सपेंसेस 70% फिक्स्ड हैं, तो वो अब भी 70% ही होंगे। तो इसलिए जो 70% आंसर आया 7 मिलियन वो फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए और जो बाकी थे वो वेरिएबल थे। और आपने जो पूछना है जिन्होंने किया, और जो पूछना है पूछें जी। जी जी मटेरियल में ऐड किया। हाँ, जो क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट था मटेरियल का, वो ले रहा था 2 रुपए पर किलो। तो ये तो मटेरियल खरीदने की एक डायरेक्ट कॉस्ट हो गई ना, 2 रुपए पर किलो, पता है किलो पे 2 रुपए। जबकि जो ट्रेनिंग कंसल्टेंट था उसको साल का 3 लाख रुपए देना था, तो ये तो वेरिएबल ही नहीं है, तो इसलिए उसको ओवरहेड में डाला। ये मैंने वेरिएबल ओवरहेड्स के फार्मूलों का जिक्र कर दिया था कल, जिक्र भी नहीं किया था? किया होगा यार। डायरेक्ट लेबर में जो वेरिएंस है ना, वेरिएबल ओवरहेड में भी एग्जैक्टली वही है, फार्मूला भी देखें वही है। जो लेबर, ये जो वेरिएंस के फार्मूले हैं ये करने याद ही हैं आपने? बार बार करेंगे सवाल, याद कर करके फार्मूले हो जाएंगे याद। जैसे लेबर का रेट वेरिएंस होता है, बिल्कुल वही वेरिएबल ओवरहेड का स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है। फार्मूला लेबर वाला ही है, ये देखिए लेबर रेट वेरिएंस वाला फार्मूला है, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट और एक्चुअल आवर्स। और एफिशिएंसी वेरिएंस जो लेबर का था वेरिएबल ओवरहेड का भी बिल्कुल सेम है, सेम फार्मूला है। तो ये लेबर वाले जैसे ही फार्मूले हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस होते हैं ये। हो गए वेरिएबल ओवरहेड्स के, हो गए वेरिएंस। एग्जांपल 6 सॉल्व कर दें, लाइट ऑन कर दे बेटे। एग्जांपल 6 सॉल्व करिए। एग्जांपल 6 का है, कैन सॉल्व? क्या जी, समझ नहीं आई? अच्छा, मैंने आपको कल वो AR इंटू AH पेड कह दिया था, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट।
कल देखिएगा लेबर के जब वेरिएंसेस बताए थे तो लेबर के बारे में कोई बात बताई थी कि ये एक्चुअल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अच्छा मटेरियल में जैसे बताया था कि ये एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल परचेजेस हैं, अरे ये तो ऑनलाइन वाली क्लास में बताया था। इस तरह की बात लेबर में बताई थी कल कोई? तो लेबर में ना जहां पर भी आपको नजर आ रहा है ए आर इंटू ए एच पेड, ए आर इंटू ए एच पेड, ये है एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। लेबर के फार्मूलों में कहीं भी दो तीन जगह नजर आ रहा होगा, कहीं भी एक जगह देख लें, ए आर इंटू ए एच पेड, ये एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। किसी भी एक फार्मूले में दो तीन जगह अगर लिखा नजर आ रहा है तो ए आर इंटू ए एच पेड, ये एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड में देखें, जहां आपको ए आर इंटू ए एच लिखा नजर आ रहा है, ये क्या होगा? ये एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स है। वेरिएबल ओवरहेड का तीनों फार्मूलों में किसी भी एक जगह कर लें जहां ए आर इंटू ए एच लिखा नजर आ रहा है, ए आर इंटू ए एच, तो वो एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड है। सर जो कल हमने लेबर का केस को पढ़ा था उसमें अगर वर्ब और आइडेंटिटी पर और अनदर एंगल आया तो क्या करेंगे? अच्छा चलिए ये वाला सवाल कर लें फिर बताता हूं। टोटली 4 फिक्स्ड ओवरहेड है ठीक टोटल ये फिक्स्ड ओवरहेड है सर फॉर्मूला तो और भी इसमें आगे भी हैं और आगे भी, सेल के भी हैं और आगे भी, मटेरियल के, बस इतने से। लेकिन ये फार्मूले याद करके प्रैक्टिस करके ना ये आसान हुए हैं, ये मुश्किल काम नहीं है फार्मूले याद करना। लेकिन अगर आप फार्मूले याद करने के लिए किसी ऐसे वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कोई दिन ऐसा आएगा जब आप सुबह उठेंगे आपको फार्मूले आते होंगे, तो ऐसा नहीं होगा। एग्जाम्पल 6, ये हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं हम? साल के शुरू में बिजनेस ने स्टैंडर्ड कार्ड बनाया था, किस लिए? कि एक यूनिट बनाने के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज कितने कितने चाहिए और कितने का एक रिसोर्स मिलेगा, ये स्टैंडर्ड बनाया था। साल गुजरने पे एक्चुअल डाटा पता चला, तो फिर ये एनालाइज कर रहे हैं कि हमने जो सोचा था क्या वैसा ही परफॉर्म किया या नहीं, ये वेरिएंस एनालिसिस है। अब वो मुख्तलिफ फंक्शंस में करना है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल के अपने फार्मूले थे, डायरेक्ट लेबर के फार्मूले थे, वेरिएबल ओवरहेड के फार्मूले, अब फिक्स्ड ओवरहेड बताने लगा। तो ये सारे के सारे वेरिएंसेस हैं जो बड़े बूढ़ों के बनाए हुए फार्मूले हैं। इनमें जो समझाना आसानी से लगता है कि समझ आएगा वो समझा देता हूं, लेकिन जिन पे समझाने की बजाय नुकसान होगा तो वो कहूंगा बगैर समझे ईमान ले आए। खास तौर पे अभी फिक्स्ड ओवरहेड में भी यही कहूंगा कि बगैर समझे ईमान ले आना, वरना बहुत तकलीफ महसूस करेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स का फार्मूले में वैल्यूज पुट करने में कोई तकलीफ? फिक्स्ड ओवरहेड समझाता हूं, फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस समझा रहा हूं। इनके फार्मूलों पे बहुत दिमाग लगाए बगैर ईमान ले आए तो आप सुकून में रहेंगे। हाँ, अगर कोई ये जानना चाहे कि सर ये तो नहीं कह रहे कि सर को खुद नहीं आता, तो अकेले में आए समझ ले, मैं रीजन समझाने की कोशिश कर लूंगा। लेकिन अवाम में इसलिए नहीं, क्योंकि इसके रीजन समझने की बजाय आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगी, तो इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ही ईमान ले आए। 6 टर्म्स सिखाने लगा हूं, और ये टर्म्स पहले भी कुछ चैप्टर में इस्तेमाल हुई थी और तब नहीं समझाई थी कि वेरिएंस में करेंगे इन पे बात। साल के शुरू में स्टैंडर्ड कार्ड बनाया, वैल्यूज लेके समझा रहा हूं तो उसे फिर समझाना आसान होता है। 6 टर्म सिखाऊंगा। स्टैंडर्ड बनाया हुआ था कि एक यूनिट के लिए 4 घंटे का काम चाहिए और 1 घंटा काम होगा तो 50 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड्स आया करेंगे। ये स्टैंडर्ड कार्ड बनाया हुआ था। इस स्टैंडर्ड कार्ड के साथ साथ साल के शुरू में बजट भी बनाया, जिसमें यह प्लान था कि 10,000 यूनिट्स बनाएंगे और टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स खर्च होंगे 2 मिलियन। लेकिन जब एक्चुअल डाटा आया तो हम लोग बना सके 8,000 यूनिट्स, और 8,000 यूनिट्स बनाने पे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स खर्च हो गए 1.9 मिलियन। और
33,600 आवर्स काम हुआ। ये डाटा है। इस डाटा से मैं आपको ना 6 टर्म्स सिखाने लगा। AH, BH और SH। AH, BH और SH। AH इतना आसान काम था, बिल्कुल सही है। एक्चुअल आवर्स होते हैं कि साल में जितनी भी यूनिट की प्रोडक्शन हुई उतने यूनिट्स बनाने के लिए टोटल कितने घंटे काम हुआ, यह है एक्चुअल आवर्स। ये फिगर कब पता चलेगी? साल के एंड पे। बजटेड आवर्स, साल के शुरू में जब बजट बना रहे थे तो कितने यूनिट्स बनाने का सोचा था, उसके लिए टोटल कितने घंटे लगने थे। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर बजटेड प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स का वर्ड इसलिए लिखा है कि साल के शुरू में हमने अगर 10,000 यूनिट्स बनाने का प्लान किया है तो इनके लिए टोटल कितने घंटे लगेंगे? कैसे 40,000 इंटू 4 ही करेंगे ना, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड है कि 4 घंटे लगते हैं। तो 10,000 यूनिट्स अगर हम बजट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटू 4 के हिसाब से टोटल 40,000 घंटे हम बजट कर रहे हैं। इनको बजटेड आवर्स कहते हैं। और SH होता है टोटल स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। AH और SH कॉमन बात क्या है? H, शाबाश। AH और SH में कॉमन बात क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन। AH है कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बने उनके लिए टोटल कितने आवर्स लगे, जबकि कितने लगने चाहिए थे SH। AH है और SH दोनों हैं एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, लेकिन फर्क क्या है? एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, ये SH है, लगे कितने, ये AH है। कॉमन बात दोनों में क्या है कि ये दोनों टोटल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है। SH और BH में फर्क क्या है? SH और BH में फर्क क्या है? अच्छा, कॉमन क्या है? 4 घंटे। एक यूनिट बनाने का 4 घंटे हमारा स्टैंडर्ड है। SH जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, और BH जो बजटेड प्रोडक्शन सोची थी उसके लिए कितने आवर्स लगते। तो BH साल के शुरू में कैलकुलेट होगा और SH साल के एंड पे, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन तो पता चल जाए। तो BH, AH और SH इन तीनों के फर्क पे गौर कर लें और इस डाटा से ये तीनों कैलकुलेट भी कर दें। AH कितना इस डाटा का AH कितना? यार लिखे तो हुए हैं, कैलकुलेटर क्या पकड़ के कर रहे हैं, लिखते हुए हैं एक्चुअल आवर्स। BH 40,000, SH 32,000, क्योंकि एक्चुअली 8,000 यूनिट्स बने, स्टैंडर्ड के मुताबिक 32,000 आवर्स लगने चाहिए थे। ये SH, BH जितनी प्रोडक्शन बजटेड सोची थी उसके लिए कितने आवर्स लगने हैं? 40,000, और एक्चुअली कितने लगे एक्चुअल आवर्स? AH, BH, SH की कैलकुलेशन का मतलब, इसमें कोई मुश्किल तकलीफ है तो बताएं। चलें अब इन्हीं तीनों से रिलेट करके 3 टर्म्स और बताता हूं जी। ये पर यूनिट है, ये टोटल इनकम स्टेटमेंट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, इसको यूज करके ये बनती है। जैसे अगर बजट बना रहे हैं कि इतने का एक यूनिट बनेगा, तो कैसे पता इतने का बनेगा? स्टैंडर्ड कार्ड से पता। तो स्टैंडर्ड कार्ड को यूज करके बजट बनाते हैं। अच्छा, वो पहले तकरीबन ना कोई 25 मिनट के करीब लेक्चर कटा हुआ था, रिवाइज वाला शेयर हुआ कि नहीं? वो देखना भी था। चलें ये 3 टर्म्स और देखें। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और
बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। ये तो नाम से जो लग रहा है वही मतलब है इनका। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होंगे? जो एक्चुअली फिक्स्ड ओवरहेड्स हुए। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स जो बजट किया था। शाबाश, बिल्कुल ऐसे ही है। एक्चुअल आज एक्चुअल प्रोडक्शन के, अब मैं इनको रिलेट करूंगा और फिर साथ तीसरी चीज बताऊंगा। एक्चुअल जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने घंटे लगे एएच, कितना खर्चा हुआ एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। जो साल के शुरू में बजट सोचा था उसमें कितने टोटल घंटे लगने थे बीएच, कितने टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स होने थे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई कितने घंटे लगे एएच, कितने घंटे लगने चाहिए थे एसएच। जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई जितने घंटे लगे एक्चुअल आवर्स, जितने लगने चाहिए थे एसएच। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इनके लिए हैं। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड प्रोडक्शन के लिए हैं। जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए कितने आवर्स लगे एएच, कितने आवर्स लगने चाहिए थे एसएच। जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए ओवरहेड्स हुए कितने एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, कितने होने चाहिए थे अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। दोबारा, बजटेड आवर्स बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये बजटेड प्रोडक्शन के साथ होने वाली इस्तेमाल होने वाली चीज है। एक्चुअल आवर्स और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स स्टैंडर्ड आवर्स के मुकाबले पे अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। मतलब क्या है? एक्चुअल जितनी प्रोडक्शन हुई उसके लिए इतने आवर्स लगे, इतना खर्चा हुआ। एक्चुअल जितनी प्रोडक्शन हुई इसके लिए इतने आवर्स लगने चाहिए थे, इतना खर्चा होना चाहिए था। अप्लाइड। एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स दोनों एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाली टर्म्स हैं। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों एक्चुअल प्रोडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई उसके लिए इतने आवर्स लगे, इतना खर्चा हुआ। एक्चुअल एक्चुअल जितनी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई इतने आवर्स लगने चाहिए थे, इतने ओवरहेड्स होने चाहिए थे। तो जो ओवरहेड्स होने चाहिए थे वो अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स और जो आर लगने चाहिए थे वो एसएच। और अगर सवाल में कैलकुलेट करने पड़े तो ये कैसे कैलकुलेट हो? ये तो गिवन ही होंगे अनलेस के सवाल वाला कोई और पहेली पूछ ले। ये असल में तो ये भी गिवन ही होने चाहिए, लेकिन अगर सवाल में इनकी कैलकुलेशन पूछ ली जाए तो उल्टा चल लेंगे। ये जो स्टैंडर्ड रेट है ये ओएआर ही होता है। कैसे बना होता है ओएआर? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, ये 50 रुपए और 200 रुपए में फर्क किस बात का है? 50 है तो ये भी स्टैंडर्ड ही लिखा मैंने। 50 पर आर है, 220 पर यूनिट है। ये भी ओएआर है, ये भी ओएआर है। ये कैसे निकला होगा? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 40,000, 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 40,000। कैलकुलेट करें ना। 50, ये वो 50 है। ये 200 कैसे निकला होगा? 200 पर यूनिट है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000, 200। तो ये ओएआर ही होता है। ये जो ये मैंने लिखा था, हाँ, लेक्चर 63 में जब मैंने आपको स्टैंडर्ड कार्ड पहली दफा बना के दिखाया होगा ना, तो मैंने उसको सर्कल करके लिखा था कि ये ओएआर है। तो अगर क्वेश्चन में बजटेड ओवरहेड्स भी कैलकुलेट करने पड़ गए तो ओएआर के फार्मूले से उल्टा चल देते हैं। यानी अगर सवाल में आपको ओएआर पर आर नजर आ रहा है तो टोटल बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स तक कैसे पहुंचूं? कौन से आर्स? बजटेड आर्स। और अगर आपको सवाल में स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इस्तेमाल करना है बेशक, तो बजटेड यूनिट्स। इसी तरह क्वेश्चन में अगर अप्लाइड निकालना पड़े तो ये बजटेड आवर्स के लिए, ये स्टैंडर्ड आवर्स के लिए। एक्चुअल आवर्स नहीं, स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स से ही लिंक किया मैंने इसको। तो 50 रुपए यूज करना है तो इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, और अगर 200 रुपए यूज करना है इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। तो अगर क्वेश्चन में आपको बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने पड़ जाएं तो ऐसे, और अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालने पड़े तो ऐसे। इस सवाल का डाटा यूज करते हैं। 50 रुपए इंटू 32,000, ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। इस सवाल का डाटा यूज करें तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने?
1.9 मिलियन। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स वैसे तो मैंने लिखे हैं 2 मिलियन, लेकिन अगर कैलकुलेट करने पड़े 50 इंटू 40,000, 50 इंटू 32,000, तो ये 6 टर्म्स हैं जो फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस में इस्तेमाल होनी है। अब आप फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाए बगैर ईमान ले आएंगे तो सुकून में रहेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस पे आए, पेज 179। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं इसको। ये होता है बजटेड और एक्चुअल का फर्क, यानी क्या खर्चा साल के सोचा था शुरू में और हुआ क्या। बजटेड और एक्चुअल का फर्क देख लें फार्मूला। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस होता है अप्लाइड और बजटेड का फर्क, अप्लाइड माइनस बजटेड। इससे अगले पेज पे एक 4 लाइनें छोड़ के एक नोट लिखा हुआ, अगर बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करता होगा तो वॉल्यूम वेरिएंस निकलेगा, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता होगा तो वॉल्यूम वेरिएंस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मार्जिनल बिजनेस में नहीं, ये बात तो है ही नहीं कि फिक्स्ड होते ही नहीं ना। स्टैंडर्ड कार्ड का हिस्सा अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड होते ही नहीं। जब अप्लाइड ही नहीं होते, ये पिछले चैप्टर में भी बताई थी बात, तो फिर वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा? तो मार्जिनल कॉस्टिंग में वॉल्यूम वेरिएंस निकलता ही नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन में निकलता है। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस हर बिजनेस में निकलेगा, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती होगी तो उनमें नहीं हुआ करता वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस के 2 टुकड़े होते हैं, मैनेजमेंट अगर मजीद तोड़ के देखना चाहे तो अगले पेज के ही टॉप पे एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, इसका वही अल मशहूर एफिशिएंसी वाला ही फार्मूला है, और एक होता है कैपेसिटी वेरिएंस। इन नामों के फार्मूलों पे गौर कर लें, ये फार्मूले आने चाहिए आपको और इनको यूज करना आना चाहिए। और एग्जांपल 7 कर दें, एग्जांपल 7 कर दें आप अभी। अच्छा अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग का टेस्ट कर देना क्या देना है? वेटेज आर्मी आर्टिकल है। कल मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का टेस्ट दे दें। अरे ऐसे तो हो जाएगा मार्जिनल। थर्सडे, वो फ्राइडे को कर लें। देना है तो दे दें परसों, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा, जिसका वाकई कोई जनरल मसला होता है ना उसको कर लेते होते हैं, जस्ट ले लेते हैं लोग टेस्ट हैं। जिसका कोई मसला होगा वो अलग से बता देना, ले लेंगे टेस्ट आपका। वो मटीरियल में रख गया था, ये क्या लिखा हुआ है? कितने लोगों ने दिया था? बहुत छोटा से नजर नहीं आ रहा। 145 अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग में 1079 हाँ सारे पाकिस्तान में फैले हैं।
अच्छा, ये मिड टर्म कॉस्ट का आसान सा था मुझे लगता है ना? वो सवाल बड़ा खदीजा मजहर 93, चलो शाबाश। निदा मुदस्सिर 92, 92.5, चलो शाबाश। रिमशा, यार मेरा हम तो लड़के लायक होते थे यार, की हो ये भी, ये नए अच्छे नहीं आ रहे यार। रिमशा इमरान 90, शाबाश। सर्टिफिकेट अच्छा मिलता है। सारे कौम है यार आप। चल ठीक है। चलिए 89, चलो असद बशीर, असद शबीर, सॉरी असद शबीर, यकीन ही नहीं आ रहा किसी को, असद शबीर कोई नहीं है। ये लिखा है कुमैल, कुमैल अस्करी 88, चलो ठीक है, गुड। ब्रायन और फरहान और फरजाना 85, 85, 85, ठीक है, गुड। चले ठीक है भी, सही है, गुड। आर्मर में 99, जीटी में 100 100 यहाँ 99। आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। आप भी बात एग्जाम्पल 7, AH कितने 19,000 दिए हुए हैं। BH बजटेड प्रोडक्शन थी 5200 और स्टैंडर्ड हमारा कहता है कि एक यूनिट बन जाना चाहिए 4 घंटे में, तो 5200 इंटू 4 करेंगे तो BH आ जाएगा। SH 18,000, क्योंकि हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 4500 और एक के लिए 4 लगने चाहिए थे, तो 4500 इंटू 4, तो SH आ जाएगा 18,000। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड दिए हुए हैं। BH 80 इंटू BH, अप्लाइड 80 इंटू 18,000। इसी के नीचे से शुरू होके अगले पेज तक ये टेबल बनाया हुआ है मैंने। एग्जाम्पल 7 के नीचे देखें, आधा पेज और अगला पेज पूरा। ये आपने ना याद करने हैं, ये आपसे थ्योरेटिकली टेस्ट हो सकते हैं। ये हैं पॉसिबल रीजंस, आसान है, आप खुद भी बना सकते हैं कहानियां। जैसे मिसाल के तौर पे अगर लेबर रेट वेरिएंस अगर एडवर्स आ रहा है, क्या रीजन हो सकती है? लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स आ रहा है, ये तो जाहिर है रेट बढ़ गया तो एडवर्स आ रहा है। क्यों बढ़ गया? हो सकता है इन्फ्लेशन हमारी सोच से ज्यादा हो गई हो सकता है लेबर शॉर्टेज हो गई हो, तुमने ज्यादा रेट मांगना शुरू कर दिया हो, और गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेज रेट बढ़ गया हो, और
क्यों ज्यादा पे कर दिया? नहीं वो तो देखा ना, वेज रेट बढ़ गया और जो वर्कर्स हमने सोचे थे उससे बेहतर क्वालिटी के वर्कर्स लाने पड़ गए, ज्यादा पे करना पड़ा। तो ये पॉसिबल रीजंस हैं। तो इसी तरह से ना मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, इनके वेरिएंसेस पॉजिटिव आए तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, नेगेटिव आए तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है, ये आपसे थ्योरेटिकली भी पूछा जा सकता है। तो ये 1.5 पेज ये थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है। 1.5 पेज ये है और सेल वेरिएंस बताऊंगा कल, तो उसके भी हैं अगले पेज के ऊपर, वो आधा पेज है मुश्किल से, अगले के नीचे और शुरू में उससे अगले से ऊपर। तो ये थ्योरेटिकली पूछे जा सकते हैं वेरिएंसेस के पॉसिबल रीजंस। कल मैं कराता हूं आपको ये कॉस्ट वेरिएंसेस के पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस, और एक आसान सा सवाल तो आप होमवर्क कर ही लेंगे। जी कर लेंगे आप। एक सवाल होमवर्क मेरी बुक में होगा, स्प्रिंग 2013 अटेम्प्ट का सवाल, हल्क लिमिटेड के नाम से। स्प्रिंग 2013, स्प्रिंग 13। नहीं है? बेटे हम वेरिएंस पढ़ रहे। पेज 195 पे क्वेश्चन 16, हल्क लिमिटेड के नाम से है, स्प्रिंग 13। ये मैंने इसको अमेंड किया हुआ है, ये पहले कोई आउट ऑफ सिलेबस चीज होती थी, वो थी सवाल में, तो मैंने अमेंड कर दिया, तो इसलिए मैंने अमेंडेड लिखा हुआ है। हल्क लिमिटेड के नाम से एक सवाल है, स्प्रिंग 2013, ये होमवर्क है। अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट ए देखें, कंप्यूट मटेरियल। अब जब आप मटेरियल के वेरिएंस निकाल रहे होंगे तो ये आपने देखना होगा कि केस 1 है केस 2 है। जब लेबर के वेरिएंस दिखा रहे होंगे तो आपने ढूंढना होगा कि केस 1 है कि केस 2 है। ठीक है, सवाल से ढूंढना पड़ेगा। और अगर मटेरियल के वेरिएंस पूछें, कंप्यूट इनके वेरिएंसेस, तो प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस पूछा है, वो तो वैसे उनको मिला के कॉस्ट वेरिएंस कह रहे होते हैं। अगर आपसे वेरिएंस निकालने को कहा है तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालने को कहा है। इसी तरह लेबर के वेरिएंसेस कहें, रेट वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस, या अगर आइडल टाइम वेरिएंस भी है तो कॉस्ट वेरिएंस तो वैसे ही उनका टोटल होता है, वो तो टोटल डिफरेंस होता है जिसको एनालाइज करना होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इटसेल्फ कोई ऐसा वेरिएंस नहीं है जो एनालाइज हो रहा है, उसको तोड़ के देख रहे हैं कि कितना प्राइस की वजह से, कितना किलो की वजह से, ये वेरिएंस एनालिसिस है। तो मटेरियल के वेरिएंसेस मांगे हैं, मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस मांगा है। तो इसमें आपको ये तीनों, यानी अब तक जो पढ़ा वो सारा पूछा हुआ है, तो एक मुनासिब सा सवाल है, ये होमवर्क है, करिएगा। कल इसके और पांच पेपर प्रैक्टिस करा के तो फिर मैं आगे रिकंसिलिएशन और उस पे जाता हूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।